नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहली बार शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह पर सवाल उठाए हैं। आजम से मुलाकात के बाद बड़े भाई पर खड़े किए सर। आजम का साथ ना देने पर मुलायम से नाराज है शिवपाल। क्या मुलायम कुनबे में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? मुलायम सिंह को लेकर शिवपाल यादव का यह बड़ा बयान। नेताजी को लोकसभा में आजम का मुद्दा उठाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी से आजम के बारे में बात करनी चाहिए थी। सब जानते हैं पीएम मोदी नेताजी की बात सुनते हैं, लेकिन नेताजी ने सदन में आजम का मुद्दा आज तक उठाया नहीं। सीतापुर जेल में आजम से शिवपाल ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मुलायम अखिलेश पर जमकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के बाद से नई अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ भतीजे को कोस रहे थे और भतीजे पर ही तमाम हमले हो रहे थे। कल कह दिया कि मुझे विधानमंडल दल से निकाल दो, मुझे विधानमंडल से हटा दो, निकाल दो, बाहर कर दो, अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो। दूसरी तरफ आज अपने भाई, जिनका आशीर्वाद लेकर वो हमेशा चलते रहे, जिनको भगवान राम की तरह, अपने भगवान, क्योंकि वो उनको बड़े भाई को राम के तौर पर मानते हैं, ऐसे में उनको हमेशा पूजते रहे, उनकी बात का हमेशा अनुसरण करते रहे। लेकिन आज उन्हीं मुलायम सिंह यादव पर भी शिवपाल यादव हमला बोलने से चूके नहीं और कहा कि अगर मुलायम चाहते तो आजम के लिए बात कर सकते थे, लेकिन ना उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आजम को लेकर बातचीत की और ना ही उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया, ना कोई आंदोलन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। यानी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खुद नहीं चाहती कि आजम बाहर आए। वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को, और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को, और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम साहब या अखिलेश यादव के साथ? ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित होगा तब बात सामने आ जाएंगी। दरअसल शिवपाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी को एस्टैब्लिश किया, आज उनकी पार्टी को जरूरत नहीं है, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है और स्ट्रगल खत्म हो चुका है। वहीं सीतापुर से खबर, सुपर एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। महमूदाबाद सीएचसी में ब्रजेश पाठक ने अचानक से छापा मारा। ब्रजेश पाठक के सीएचसी पहुंचते ही डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। ब्रजेश पाठक ने अचानक पूछताछ की, जांच पड़ताल की। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा। अटेंडेंस रजिस्टर में 6 से ज्यादा कर्मचारी गायब मिले, एक कर्मचारी सालों से गायब है और इसी पर डिप्टी सीएम भड़क भी गए। ब्रजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक और सीएमओ को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर खूब भड़के ब्रजेश पाठक। पर्ची देके आदमी काट रहा है ना।
तो सत्यप्रकाश थोड़ी है, तो दूसरा कोई नाम बच्चे यहाँ बता दीजिए। आशुतोष काट रहे हैं पर्ची। पर्ची कौन काट रहा है? और शिव कुमार फिर क्या कर रहा है पर्चे पर? नहीं सर, इवनिंग है, मॉर्निंग। भाई देखो मेरी बात सुनो, जो नाइट ड्यूटी करते हैं तो कागज पर रजिस्टर कहीं लिखोगे नाइट वाले? हाँ, ये इमरजेंसी दिखाओ ना कहाँ है। अच्छा, अशफाक अली, अच्छा, मनोज कुमार, मेरठ जिले के लिए गुरुवार का दिन बड़े ही गौरव का दिन रहा, जहां वर्तमान जिलाधिकारी दीपक मीणा को सराहनीय कार्यों के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपक मीणा ने सिद्धार्थनगर में डीएम रहते हुए 2018 में काला नमक चावल के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार शोध किए थे। इसका नतीजा ये रहा कि काला नमक चावल के किसान बढ़ गए और खेती का रकबा बढ़ गया। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने दीपक मीणा से खास बातचीत की है, सुनिए। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कल जो सिविल अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। हमारे साथ दीपक मीणा जी जो नवनिर्वाचित यहाँ के डीएम हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से पहले इन्होंने काम किया है काले चावल को लेकर के, और अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खेल के माध्यम से देखा जा रहा है। सर, किस तरह से खेल के माध्यम को बढ़ाएंगे आप या फिर काले चावल को देख रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनकी प्रेरणा से हमने ओडीओपी स्कीम में जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल को टेकअप किया और उस पर कार्य किया। और विगत 2 वर्षों में इसमें जुड़े हुए किसान 3000 से बढ़कर 13,500 के आसपास हुए हैं, और जो इसकी कीमत है बाज़ार में वो 40 रुपये पर केजी से बढ़कर 135 रुपये पर केजी हुई है। तो ये एक तरीके से किसानों की एक आय में 3 गुना की वृद्धि हुई है और लगातार इसमें किसान जुड़ते जा रहे हैं। और आगे के लिए एक टास्क फोर्स का गठन ऑलरेडी ज़िला स्तर पे कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें निर्देश लगातार प्राप्त होते रहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये कार्य आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में जनपद सिद्धार्थनगर को इस विशेष चावल के लिए की वजह से ज़रूर पहचाना और जाना जाएगा। मेरठ जो मैंने अभी ज्वाइन किया है, इसमें जैसा मेरठ हमेशा से एक तरीके से स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। अभी आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। कई जगह जो मुझे सुनने में भी मिला है कि दूसरे देश या दूसरे देशों से भी कई ऐसे नई टेक्नोलॉजी के, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे विदाउट स्टिचेस की हों, इस टाइप की नए इक्विपमेंट्स और नए आ रहे हैं जिसको हमें भी उस टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा और उसको मार्केट में कैप्चर करना पड़ेगा। तो जल्दी ही सभी जितने भी स्पोर्ट्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वार्ता करके और जो भी समस्याएं जो भी परेशानियां हैं उन पे लगातार प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी मेरठ जैसे शुरू से भी एक स्पोर्ट्स का पूरा हब है, आगे और भी इससे बड़ा हब बने। सर, काला नमक चावल को क्या मेरठ के अंदर भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थनगर के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड हो चुकी है और लगातार मार्केट में अच्छी सप्लाई, ऑनलाइन की बात की जाए ऑफलाइन की बात की जाए तो सभी जो स्टेज हैं सब पर पहुंच रहा है। क्या मेरठ के अंदर भी काले नमक चावल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मेरठ में काला नमक चावल के लिए एक पर्टिकुलर सॉइल और पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, और अगर मेरठ में वैसा क्लाइमेट मिलता है और वैसी सॉइल है तो ज़रूर इसका प्रयास किया जाएगा। और नहीं तो इसके अलावा भी काफ़ी प्रजातियां हैं जिनको अगर उस टाइप का क्लाइमेट और सॉइल मिलती हैं तो वो भी आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड में है। जैसे विगत वर्ष में हमारे यूपी से ही काला चावल जो चंदौली में अब उगाया जाना चालू किया है उसकी भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। तो मुझे उम्मीद है अगर यहाँ पे ज़रूर उस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा तो हम उसको ज़रूर प्रयत्न करेंगे। नहीं तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो भी प्रजाति या जो भी ऐसी क्रॉप है जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और किसानों को लाभ पहुँचा सकते हैं उसमें निरंतर प्रयास किया जाएगा। सर, किसानों का माइंड डाइवर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि काला नमक चावल की खेती में समय भी ज़्यादा लगता है और होन जो होती है जो उसका मतलब उत्पाद है वो भी कम होता है, तो किस तरह से प्रेरित किया जाता है, उनको मोटिवेशनल किस तरह से किया जाता है? देखिए, शुरू में थोड़ी समस्याएं थी पर राज्य सरकार के सहयोग से हमें क्लस्टर फैसिलिटेशन सेंटर मिले, नाबार्ड से हमने एफपीओज बनाए, रिसर्च सेंटर से उसकी प्रोफाइलिंग की। तो 1 वर्ष में कुछ किसानों ने किया, पर जब उन्हें लाभ मिला, इनिशियल जब लोगों को लाभ मिलते हुए लोग देखते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोग फिर धीरे धीरे टेकअप करने लगते हैं। तो हमें काफ़ी सहयोग, हमने काला नमक चावल का एक महोत्सव करवाया जिसमें 10,000 से ज़्यादा किसानों को बुलाया, सारे एक्सपोर्टर्स को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। तो ये सब जब इसकी चर्चा होती है और जब ये स्टार्ट होता है तो शुरू में थोड़े किसानों ने स्टार्ट किया, पर जब लोगों ने देखा कि उनको लाभ मिल रहा है, इसकी मार्केट में कीमत बढ़ रही है, इसके दाम बढ़ रहे हैं, इसमें फ़ायदा है। आज यील्ड भी हम देखें तो आज नॉर्मल चावल 50 कुंटल के आसपास होता है एकड़ में, पर इसका अब 40 तक यील्ड भी पहुंच गई है। इस पर लगातार सीड्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में हम उस प्रजाति तक भी पहुंच जाएंगे जहाँ पे जितना धान नॉर्मली राइस नॉर्मल का होता है उतना ही इसका भी प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके टाइम कम करने के लिए भी थोड़ा वर्क किया जा रहा है। हमने इरी के रिसर्च सेंटर के लिए भी शासन में एक प्रस्ताव भेजा है, तो वो भी अगर जनपद सिद्धार्थनगर में लग जाएगा तो इसको आगे और बढ़ावा मिलेगा। सर, आपको यहाँ पर चुना गया है, अब किस तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं आगे के लिए? अगर विकास की बात की जाए या फिर बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अभी रुके हुए हैं, उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर और जनपद मेरठ में काफ़ी अंतर है। जनपद सिद्धार्थनगर तराई बेल्ट का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका था और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था जिसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। मेरठ एक अर्बनाइज्ड एरिया है एनसीआर रीजन के पास में, तो इसकी वजह से इसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन के हों, चाहे ट्रैफिक का हो, चाहे मेट्रो के वर्क्स चल रहे हों, चाहे एक्सप्रेसवेज के हों। तो उन पे प्रायोरिटी रख के उन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना। और मीनवाइल यहाँ किसानों को भी, जैसा कि किसान यहाँ पे काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ पे गन्ना में काफ़ी किसान इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों के साथ भी बैठ के उनकी समस्याओं का निराकरण करवाना और उनकी किसानों की आय कैसे और बढ़ाई जा सकती है उस पर विचार रखना, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा शासन के जो भी प्राथमिकता वाले कार्यक्रम हैं उस पर फोकस करके आखिरी व्यक्ति तक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी कि वो लाभ उन तक पहुँचे। गाजियाबाद के लौनी में भाजपा नेता हाजी सलमान पर पुलिस ने लूट और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि हाजी सलमान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पहले भी महिला की हत्या मामले में जेल जा चुका है। अब इस बार लोनी थाने में हाजी सलमान के खिलाफ लोनी ऋषि मार्केट की रहने वाली युवती ने पुलिस को अपनी शिकायत देते हुए अवगत कराया कि आरोपी नेता उसे कुछ तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल करता है और लगातार शोषण कर रहा है। हाजी सलमान नाम का एक व्यक्ति है जो कि खुद को मंत्री बताता है और मतलब सन ऑफ हाजी बुंदू गौरीपट्टी में वो रहता है। तो लड़कियों को मतलब इस तरीके से वो झांसे में लेता है, बट मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था। मेरे तो हस्बैंड के साथ कोई इंसिडेंट हो गया था, तो वो मुरादाबाद अरेस्ट हो गए थे। तो किसी ने मुझे बताया कि आप उनसे सपोर्ट ले लो, मंत्री उससे हैं, मतलब 84 विधायक अपने नीचे बताता है ये कि उत्तर प्रदेश मंत्री, यूपी पता नहीं क्या क्या मिनिस्टर क्या क्या है कि मतलब है ना वो है और वो आपको सपोर्ट कर देगा फेवर, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था। एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ कोई फेवर में नहीं था। तो मैंने इससे बातचीत की, बातचीत करने के बाद में इसने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है मैं आपका काम करा दूँगा और आप मेरे साथ चलना। तो मैं मुरादाबाद इसके साथ गई थी मतलब वकील से मिलने के लिए। वहाँ पे हमारी बातचीत हुई वकील से, तो वहाँ से वापस लौटते में इसने मुझे कुछ ड्रिंक्स में डाल के दिया, क्या दिया मुझे नहीं पता। मैं उसके बाद बेहोश हो गई थी। तो सुबह जब मेरी आँख खुलती थी मैं अपने घर के अंदर मौजूद थी। तो इसने मतलब है ना मेरे न्यूज़ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोस क्लिक कर रखी थी। तो इसने मुझे अगले दिन कॉल की कि आप एक बार ना मेरे ऑफिस पे, हादी कम्युनिकेशन के नाम से एक ऑफिस है इसका यहाँ राशिदगढ़ गेट के पास में नियर बाय, तो इसने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं इससे बात करने के लिए आई, तो इसने मुझे बोला कि परसों कितना अच्छा लगा। मतलब मैंने कहा क्या अच्छा लगा, मतलब क्या बोल रहे हो आप? तो बोला कि अच्छा तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। तो इसने मुझे वो वीडियो और मतलब न्यूड पिक्स और वीडियो दिखाई। मैं उसको देख के मतलब मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी हस्बैंड को लेके। मैं और ज़्यादा शॉक्ड हो गई, मैं और ज़्यादा बहुत परेशान हो गई मतलब ना इसकी इन हरकतों से। तो उसके बाद प्रॉपरली मुझे हैरेस करता रहा। खबर बस्ती से है। लेखपाल ने शिकायत देने आई युवती को गाली देते हुए भगाया। हरिजन आबादी की जमीन को लेकर न्याय मांगने गई थी ये युवती। पीड़िता युवती ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए। वहां कहा विपक्षियों से पैसा लेकर हरिजन आबादी की जमीन बेच रहे हैं लेखपाल। देख चलो लिखम हमारे घर के आगे बंजर जमीन है। तो लेखपाल साहब आके नाप कर गए थे।
तो कह रहे थे कि ये पक्की पैमाइश हो जाएगा। तो पक्की पैमाइश जब नहीं हुआ, तो जब पक्की पैमाइश होता है तो पिल्लर गड़ता है और उसके पहले नोटिस आती है। तो वो नोटिस हमारे पास नहीं आया और कोई देख रेख करने नहीं आया। कौन सी जमीन है? वो जीएस की जमीन है कि आपकी पैतृक संपत्ति है? वो हमारा सहन है, बंजर है, हमारा सहन है, उसमें भूसा है, नल गड़वा दिए हैं सरकारी, उसमें हमारे समाज के लोग, हरिजन लोग पानी वानी पीते उते। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल के वार्ड में एक महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे और अस्पताल स्टाफ के साथ बदसलूकी करने की भी तस्वीरें सामने आई। वीडियो में महिला एक मरीज के बेड पर लेटी हुई दिख रही है, जिसे अस्पताल स्टाफ की ओर से वहां से निकलने के लिए कहा गया तो वहां वो गुस्सा गई और लोगों के साथ बदसलूकी करते हुए गाली गलौज करने लगी। इतना ही नहीं, स्टाफ को वीडियो बनाते देख मोबाइल को भी तोड़ने की कोशिश की। अरे सॉरी, अरे मोबाइल तोड़ रही है, मोबाइल तोड़ रही है। दीदी बात करिए, इसकी वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो। अच्छा चुप, अरे फोन कौन उठा रही है वो? रिकॉर्डिंग कर में ये है, इसमें ये है कि 3 दिन पहले मेरी स्टाफ का मेरे पास फ़ोन आया लगभग 5 बजे सुबह कि एक लड़की जो है उसका मरीज 7 नंबर में था कोई, लेकिन वो सब जगह भाग दौड़ के इधर उधर बदसलूकी कर रही है और उसने शराब पी रखी थी और मार रही थी रिश्तेदारों को, हमारी स्टाफ को, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जैसे बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि मैंने अपने इमरजेंसी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी में हमारे पुलिस रहती है, कि वहाँ से असिस्टेंस लेके आप जाइए। वो लोग गए, वहाँ पे महिला पुलिस आई और उस लड़की को थाने ले गई। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं। बुलंदशहर में स्कूल में बच्चों से टॉयलेट सीट साफ कराने का वीडियो वायरल हो गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह टॉयलेट का ब्रश थमाया जा रहा है। बुलंदशहर के ऊपर कोट में प्राइमरी स्कूल का ये वीडियो है। जरा सोचिए, माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहां उन बच्चों से टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि हर जगह हर स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए, लेकिन क्या टॉयलेट्स की सफाई भी अब बच्चे करेंगे? बुलंदशहर के ऊपर कोट में दरअसल प्राइमरी स्कूल में कुछ यही हो रहा है। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की जगह वहां पर टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं। वहीं आगरा में सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सट्टेबाज आरिफ की 4 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने आरिफ पर कार्रवाई की है। माफिया और सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में सट्टे और जुए का बड़ा माफिया है आरिफ। आरिफ पर बड़ी कार्रवाई हुई है मंटोला थाना क्षेत्र में। आगरा में ये बड़ी कार्रवाई मंटोला थाना क्षेत्र में आरिफ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई आपराधिक मामले इसके खिलाफ दरअसल दर्ज हैं। सट्टेबाज आरिफ की लगभग 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने आरिफ पर यह कार्रवाई की है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। माफिया और सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया। आगरा में सट्टे और जुए का बड़ा माफिया है आरिफ। संदीप मेरे साथ है। संदीप, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पूजा, देखो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पुलिस है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज जो आगरा का आरिफ सट्टेबाज था, जिस पर करीब 27 मुकदमे दर्ज थे, जिसके 4.50 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है, तो वहीं सट्टे और जुए का ये बड़ा माफिया है। इसके करीब 6 मकान है जिन पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। और आपको बताते चले, आगरा का
मंटोला मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है जहां पर ज्यादा संख्या मुस्लिमों की देखी जाती है, उस जगह ये पूरी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है और लगातार अपराधियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। शुक्रिया आपका संदीप फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बरेली से खबर है, मौलाना तौकीर रजा का अपने ही बयान से यू टर्न। मौलाना तौकीर रजा अब सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। मैं योगी जी के फैसले का स्वागत करता हूं, तौकीर रजा कह रहे हैं। जो कल मरने मारने की बात में लगे थे, जो ये कह रहे थे कि ये मुसलमान रुकेगा नहीं अगर सड़कों पर उतर आया, अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना चाहते हैं। गुरुवार को मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान दिया तौकीर रजा ने। पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से की थी और कहा था कि महाभारत होगी अगर प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र की तरह खामोश रहेंगे, चुप्पी साधे बैठे रहेंगे तो महाभारत होगी और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सड़कों पर अगर एक बार उतर गए तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। आज वही तौकीर रजा पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक तारीफ कर रहे हैं सबकी, अब उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा अपने बयान से ही यू टर्न ले चुके हैं। सीएम योगी ने दरअसल फैसला लिया है लाउडस्पीकर को लेकर। बदायूं में कस्टडी से आरोपी के भागने पर सिपाही सस्पेंड हो गया। होमगार्ड के खिलाफ जिला कमांडेंट को लिखा पढ़ी की गई है। सिपाही और होमगार्ड आरोपी को बस से कोर्ट ले जा रहे थे। लापरवाही के आरोप में एसएसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। सिविल थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से आरोपी सर्वेश फरार हो गया। अलापुर पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। सिविल थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से आरोपी सर्वेश फरार हो गया। अलापुर पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर की थाना नरोरा पुलिस ने आधा दर्जन चोरियों का खुलासा कर लिया है। नरोरा पुलिस ने वांछित अपराधियों की तलाश के लिए संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के चोर बताए जा रहे हैं। नरोरा पुलिस ने इनके पास से प्लास, पेचकस, 2 इंच अवैध तमंचा और चाकू बरामद किया है। पकड़े गए दोनों शातिर चोर संभल के बताए जा रहे हैं। दोनों शातिरों ने लगभग आधा दर्जन चोरियों की वारदात को कबूल कर लिया है। प्रातः 4:30 बजे मुखबिर की खबर पर थानाध्यक्ष की टीम द्वारा हमीदपुर चौराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति साइकिल पे बैटरी के साथ पकड़ा गया। जब इससे पूछताछ करी गई तो इसने बताया कि पूर्व में भी बहुत चोरियां कर चुका है और इसके द्वारा सामान इरिगेशन इंटर कॉलेज के पीछे टूटे पड़े सरकारी आवास में छुपाया हुआ है, जहां पे इसका एक साथी भूदेव सामान के साथ है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त जो है ये संभल के रहने वाले, एक का नाम है राजेश, दूसरे का नाम है भूदेव। इनके साथ पास जो बरामदगी हुई है वो है 10 बैटरी, 8 गैस सिलेंडर, 1 इन्वर्टर, 1 LED, 1 स्टेबलाइजर, पीतल के बर्तन, चांदी की हस्ती और 2 साइकिल। दोनों अभियुक्त पूर्व में बहुत सी चोरियों में संलिप्त पाए गए हैं। मकानों से और दुकानों से इन्होंने विभिन्न जगह से नरौरा में चोरियां करी हैं। न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, लाउडस्पीकर और डीजे पर एक्शन में है प्रशासन। डीजे संचालकों को डीएम मनीष कुमार ने नोटिस भेजा है। न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कई जगहों पर तेज आवाज में दरअसल डीजे चल रहा था, जिस पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। अब कहीं पर भी अगर जोरदार आवाज में डीजे बजेगा तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा। न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर, डीजे संचालकों को नोटिस भेजा गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। जौनपुर की सड़कों पर एसपी रवि कुमार भी उतरे हैं और पुलिस फोर्स के साथ शहर भर में पैदल मार्च भी कर रहे हैं। इसके साथ ही एसपी ने फुटपाथ में रह रहे लोगों के साथ बातचीत भी की और उन सभी लोगों को शेल्टर होम में रुकने के आदेश भी दिए। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना है। इस भी देखिए, जौनपुर में ही लगातार कार्रवाई हो रही है डीजे संचालकों के खिलाफ में, जहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो लोग भी हैं जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को नोटिस जारी की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे डीजे संचालकों की लिस्ट तैयार कर लें जो बार बार निर्देश देने के बाद भी नियम का पालन नहीं कर रहा है।
और उनको नोटिस जारी करके उनका जवाब लेके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये संचालक के लिए क्या मानक बनाया सर? ये देखिए, रात के 10 बजे के बाद से उनको नहीं संचालन करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और एक लिमिट है 80 डेसिबल की, उसके ऊपर अगर कोई बजाता है तो ये भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। तो इन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों को नोटिस जारी की गई। उनका जवाब आते ही हम लोग इसके कार्रवाई करेंगे। इसमें ऐसे सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। जौनपुर की सड़कों पर एसपी रवि कुमार भी उतरे हैं। पुलिस फोर्स के साथ शहर भर में पैदल मार्च किया। इसके साथ ही एसपी ने फुटपाथ में रह रहे लोगों के साथ बातचीत की। उन सभी लोगों को शेल्टर होम में रुकने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मार्च एक रेगुलर बेसिक पुलिसिंग का फीचर है, जिसमें यहाँ पे शहर के बीच में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, आबादी वाले इलाकों में, मार्केट प्लेसेस पे पुलिस के द्वारा पैदल गश्त किया जाता है, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना का एहसास भी कराया जाता है। साथ ही साथ इस तरह से शहर की जो समस्याएं हैं वो जानने के लिए, समझने के लिए मिलती है। मार्केट में जो भी व्यापारीगण हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे इंटरैक्ट किया जाता है और समस्याएं समझी जाती हैं। तो इस तरह से करके एक बेहतर माहौल भी सुरक्षा का बनाया जाता है और इसी के साथ फुट पेट्रोलिंग की जाती है। सर, शहर के अंदर देखा जाए तो अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है, क्या उसके लिए निर्देश दिए गए? देखिए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वन वे भी लगाया गया है। साथ ही साथ जो अतिक्रमण है सड़कों पे, उसके लिए भी दुकानदारों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उनको नोटिस भी दिए गए हैं बहुत सारी जगहों पे और कुछ जगहों पे चिन्हीकरण भी किया गया है कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण जिसने ज़्यादा कर रखा है वहाँ पे उनके ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका को भी और प्रशासन की भी टीमों को इसमें लगाया गया है। कल SDM और CO ने भी फुट पेट्रोलिंग की थी। तो इस तरह से इस प्रक्रिया सतत और अनवरत चालू है। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।